हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? कोई परेशानी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछिए, क्या पूछेंगे आप लोग? आज की जो हमारी बातचीत होगी वो किस पे होगी? थोड़ी सी सामान्य चर्चा हो जाएगी, है ना। देखिए, इसके पहले जो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ाया? उसमें हमने आपको पाषाण काल की रूपरेखा बताई और उसमें उद्भव एवं विकास, मानव का उद्भव एवं विकास की बातें बताई थी। अब वो तो हो गया। अब उसी कड़ी में आगे कुछ सामान्य जानकारियों को भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी, क्योंकि उस सामान्य जानकारियों में एक दो प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक। और साथ में यहाँ जो भारत में जिसने सबसे पहले हैंडेक्स प्राप्त किया, हष्टपुष्टाहार प्राप्त किया, वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस हुट। तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक। किसी को पूछना है? कुछ पूछेगा पिछली क्लासों से? बताइए, पूछना है क्या बेटा? अच्छा, ठीक। देखिए, आप ये पूछ रहे हैं कि शिखर और विमान में क्या अंतर? तो देखिए, शिखर जो होता है ना और विमान में कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत वाली बात है। तो देखिए, ये जो उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं ना। वो इस तरीके के होते हैं। ठीक। और यहाँ पर ये त्रिशूल या झंडा कुछ लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर दरवाज़ा होता है ना। अब ये उत्तर भारत की। अब दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते थे वो इस तरीके से बनते हैं। ये मंदिर है। अब इसी को ऊपर ले जाते हैं, इसी को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाएं। इस तरीके से करते करते ये ऊपर वाला जो भाग है, जहाँ पर यहाँ पर ये फ्लैग लगाएंगे अपना झंडा, ये जो ऊपर जो चढ़ता हुआ ये शिखर है ना, इसी को विमान कहते हैं। विमान। ठीक, बात वही है। ठीक, बात वही है। अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो उत्तर भारत में देखिए इस तरीके से बनाया है और दक्षिण भारत में ये ऐसे ले जाता, फिर इस तरह से ऊपर चलते छोटा ऊपर चला जाता है। ठीक, शिखर इस तरीके से होता है। अब समझ में आ गया? चलिए, अब हम अपनी आगे वाली चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो पाषाण काल में हम पहले कुछ सामान्य जानकारी की चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। सामान्य जानकारी। सामान्य, आप लोग ये लिख लीजिए, सामान्य जानकारी लिख लीजिए। ठीक है ना। देखिए, ये आप लोगों की ही राय है मेरे लिए कि मैं समझाऊं और आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। और मुझे तो वैसे अच्छा लगता है कि मैं लिखवा दूं ताकि एक भी चीज़ आप लोगों से छूटे नहीं, है ना। तो ठीक है, समझा रहे हो। देखिए, भारत में प्राक इतिहास का मुख्यालय कहाँ है ना? किसी को पता है? प्राक इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल का मुख्यालय कहाँ है? नहीं पता है। चलिए आते हैं। देखिए, भारत में प्राक इतिहास का मुख्यालय कहाँ है भाई? कोई बता सकता है ये कहाँ मुख्यालय है? मुख्यालय जो है नागपुर में है। नागपुर, ये प है। ठीक है ना, नागपुर में है। ठीक।
यह प्रश्न कभी भी बन सकता है, ठीक है ना। और ये जो पाषाण काल की जो हमने उस दिन चर्चा की आप लोगों के सामने, तो वह पाषाण काल कहीं न कहीं से शब्द लिया गया है। तो पाषाण काल की जो शब्दावली है, जो प्रचलित शब्दावली है, क्या भाई, प्रचलित प्रचलित पाषाण काल, प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली, ये जो शब्दावली है, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये कहाँ से लिया गया है, किसी को पता है? प्रचलित पाषाण काल की जो शब्दावलियाँ हैं कहाँ से लिया गया? वह कहाँ से लिया गया है? वह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है, ठीक है ना। आप लोग साथ में लिखते रहिए, ठीक है ना। पाषाण काल के जो मानव थे, उनके हथियार किसके बने थे? पत्थर के बने थे ना। जो पाषाण काल के मानव थे, उनके हथियार किसके बने थे? उनके हथियार यानी कि उपकरण, ठीक। किस चीज़ के बने थे? वो बने थे पत्थर के बने थे ना, पत्थर के बने थे। और ये किस प्रकार का पत्थर था? ये जो औजार, जो हथियार बना, उस पत्थर का क्या नाम था? उस पत्थर का नाम था, क्या नाम था उस पत्थर का? उस पत्थर का नाम था, कौन बताएगा? हमने आपको पहले बताया था, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, अब आप बताइए क्या नाम था उस पत्थर का, ठीक है। पत्थर के बने थे। और इस पत्थर के बनने के वजह से, यह जो पाषाण काल के मानव के हथियार जो पत्थर के थे, वह पत्थर की वजह से इस समय की जो भी बातचीत थी, जो भी मानव का विकास हुआ, विद्वानों ने उसे पाषाण काल का नाम दे दिया। पत्थर के बने होने के कारण कि विद्वान ने पाषाण काल कहा, विद्वानों ने पाषाण काल कहा, ठीक है ना। और भारत में भूगर्भ वैज्ञानिक थे एक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी लिया, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक। भारत में भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को अपने शोध का विषय बनाया, ठीक। ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को अपने क्या किया? शोध का विषय बनाया। और इन्होंने खोजबीन, वहाँ पर जाके खोजबीन शुरू किया कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने ही क्या पाया था वहाँ पर? इन्होंने ही सबसे पहले खोजबीन किया था ना, सबसे पहले खोजबीन किया था। और वहाँ पर एक हेंडक्स भी पाया था। क्या पाया था? हेंडक्स भी पाया था। उसको क्या कहते हैं? हस्त
कुठार कहते हैं ना। और बताएं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, ये पत्थर जो औजार थे किसके बने थे? आप लोग बताएं नहीं हमें, चलिए बताइए। ये उस दिन भी हमने आपको बता दिया था, अब नहीं बताएंगे। चलिए देखिए, ये सब तो भारत के संदर्भ में हो गई, ठीक है ना। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पे भी किसने ढूंढा था? ये तो रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है भारत में ढूंढे। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, हम वैश्विक दिखाई दे रहा ना इधर, वैश्विक स्तर की बात करें तो क्या होगा? तो 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में एक जर्गेनस थॉमसन विद्वान हैं, व्यक्ति हैं, इतिहास का वो है, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जर्गेनस थॉमसन। ये जो हमने थॉमसन लिखा, कहीं पर जर्गेनस टॉमसन भी लिखा रहता है, ठीक। तो ये थॉमसन और टॉमसन के चक्कर में आप न पड़िएगा, ये जर्गेनस है ही, या कहीं कहीं थॉमसन टॉमसन हो सकता है, ठीक ना। अलग अलग हमने कुछ किताबों में थॉमसन देखा और कुछ किताबों में टॉमसन देखा, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थॉमसन ने 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल को तीन वर्गों में क्या किया था? विभाजित किया। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ये जो 3 वर्ग हैं, इन्होंने ये कहा कि 3 भाग जो है इन्होंने बांट दिया। कौन सा भाग? पाषाण युग। एक भाग था पाषाण युग, और दूसरा कौन सा भाग था? कांस्य युग, और तीसरा है लौह युग, ठीक। यानी वैश्विक स्तर की बात करें तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। अब ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है ना। और लौह युग, उसके बाद हमारी लौह युग आती है। ये सब चर्चा हम एक एक करके बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने रॉबर्ट ब्रूस की बात की पाषाण काल के लेकर के, पाषाण संबंधित बातों के लेकर, तो यहाँ पर इनका करना मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? अब जरा हमारी जो चर्चा होगी, एक और विद्वान थे, इन्होंने सिर्फ 2 भागों में बांट दिया था, ठीक। उनका नाम था जॉन लुब्बुक। एक विद्वान हैं, ये अलग हैं, ठीक है ना। एक विद्वान है जॉन लुब्बक ने पाषाण काल को 2 भाग, पाषाण काल का विभाजन 2 ही भागों में किया था। कैसे? पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, ठीक। तो यह प्रश्न आपका नहीं पूछेगा, पर मैं बता दे रही हूँ कि हो सकता है भाई, जो प्रश्न बनाने वाला है कुछ भी बना सकता है, ठीक है ना। हो गया इतना? तो अब हम इतना तो हमने बता दिया सामान्य जानकारी में। अब ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, थोड़ा इनके बारे में भी चर्चा हो जाए।
कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना, बता दें इनके बारे में। चलिए अब यहाँ हटा दे रही हूँ, ठीक है ना। अब जो बात होगी रॉबर्ट ब्रूसफुट पर होगी, ठीक है ना। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट, अब यहाँ पर लिख लीजिए आप, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे प्राक-इतिहास पुरातत्व के जनक थे। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ये क्या थे, प्राक इतिहास पुरातत्व के जनक। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को पुरातत्व, प्राक इतिहास पुरातत्व का जनक कहा जाता था, है, कहा जाता है, ठीक है ना। और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। भारत में पाषाण काल का पुरातात्विक खोज, ये और क्या है, ये क्या है, भारत में पाषाण काल का पुरातात्विक खोज किया, ठीक है ना, खोज किया, इन्होंने खोज किया, ठीक है। और ये क्या थे, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। जैसे मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। तो इसको मालूम क्या है, इस तरीके से जब बनाएंगे ना तो इसको कहते हैं ब्रेन बूस्टर बोलते हैं, ठीक। तो ये इतने में आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ऐसे आप लोग बना लेंगे तो अच्छे खासे याद हो जाएगी, आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है ना। ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, इन्होंने पाषाण काल के उपकरणों को 78 भागों में बांटा था। इन्होंने पाषाण, भाई आप लोग ही समझिएगा, पाषाण काल के उपकरणों कितने भागों में बांटा था, 78 भागों में विभाजित किया था, विभाजित किया, यानी 78 वर्गों में विभाजित कर दिया था। और इस 78 में 41 जो उपकरण थे, चमकीले उपकरण थे। ये जो थे चमकीले उपकरण थे। और ये है, ठीक है ना। अब इसके बाद 37 उपकरण जो थे भद्दे वर्ग थे। वर्ग के कौन से, औजार, ये उपकरण ही औजार होता, ठीक है ना, औजार थे। यानी पाषाण काल के उपकरणों को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 78 भागों में बांटा था। उस 78 में 41 चमकीले प्रकार के उपकरण थे और 37 भद्दे प्रकार के उपकरण थे, कि जो उनकी जो भी नक्काशी वगैरह रही होगी ना, अच्छी नहीं रही होगी। और इधर ये 41 जो होंगे अच्छे तरीके से बने होंगे, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आ गया। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट के जन्म की बात करते हैं जरा। रॉबर्ट ब्रूसफुट कहाँ था, इनकी जन्म कहाँ हुआ था, रॉबर्ट ब्रूसफुट का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म था 1800, इनकी जन्म 1834 में हुआ था, 34 ईस्वी में
इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक, इनका ये रॉबर्ट ब्रूस फुट का जन्म 1834 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये हम बता दे रही हूँ कि क्या पता कोई प्रश्न बन जाए यहाँ से, ठीक है ना। और 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े थे। भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े थे, सर्वेक्षण से जुड़े थे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु, रॉबर्ट ब्रूस फुट की मृत्यु दिसंबर 1912 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक, अब ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में, ठीक है ना। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, हो गया। चलिए, अब इसके बाद की जो चर्चा होगी वह दूसरी होगी, है ना। किसकी होगी? अब हम अपने पाषाण काल पर आ जाते हैं। सामान्य जानकारी वगैरह सब हो गया। ठीक है, अब जो बातचीत होगी अब हमारी होगी पाषाण काल पे। क्या हुआ भाई, नहीं चल रहा है। अब हमारी जो बात होगी वो होगी पाषाण काल। ठीक, अब हमारी बात पाषाण काल पर होगी। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 प्रमुख काल में बांटा गया। भागों का मतलब कि उसे काल में अलग अलग समय में इसे 3 भागों में बांट दिया गया। अब आप यहीं पर लिख लीजिए कि पाषाण काल को 3 प्रमुख कालों में, 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है, 3 प्रमुख कालों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब ये 3 प्रमुख जो है कौन कौन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये सब पेन उन गिर गया था तो उठा लिया, ठीक है ना। देख, ये जो है 3, ये कौन सा है? ये है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक, अब यहाँ पर है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल। अब इधर आएगा नव पाषाण काल। ठीक, जो हमारी आज की जो चर्चा होगी इस पूरा पाषाण काल पर होगी। देखिए, पूरा पाषाण काल की जो समय है ना, ये विश्व के स्तर पे कुछ अलग समय बता दिया जाता है, और हमारे भारत में अगर हम बात करें तो 6 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक, तो देखिए समय आपका नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे जैसे जहाँ पर जो भी चीज़ें अगर
उत्खनन होता है, खनन कार्य खुदाई होती है, वहाँ से मिल जाती है, तो वहाँ से उसका समय पता किया जाता है, तब वो पता चल जाता है कि वो और पीछे का है, तो इतिहास में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बदलाव हो जाता है कि ये इस समय का है। तो ये समय जो है कभी कभी घटते बढ़ते रहते हैं, घटते मतलब बदलते रहते हैं। तो मैं समय पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस यह समझ लीजिए कि प्रारंभ से लेकर यह पूरा पाषाण काल का जो समय है, प्रारंभ से लेकर कब तक का है, यह पूरा पाषाण का प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है ना, यह समय है। ठीक, अब इस पूरा पाषाण काल पे ही हम बात करेंगे। और यह मध्य पाषाण काल का जो समय है, यह जो है इसका भी देखिए अपना है ना। यहाँ पर ये जो है 10,000 ईसा पूर्व से कितना, 4,000 ईसा पूर्व का समय है। ठीक, अब यहाँ पर जो है 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व की बात होती है, लेकिन मैं यहाँ 4,000 नहीं लिखूँगी, यहाँ पर 10,000 में लिख रही हूँ। ठीक है ना, 10,000। अब उसका कारण मैं कि इसलिए बता रही हूँ, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व की यहाँ पर बात होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ मानव धीरे धीरे जब विकास के क्रम में चला, यहाँ आया तो यहाँ कुछ विकसित हुआ, तो यहाँ पर कुछ विकसित हुआ, उसके बाद यहाँ पर विकसित हुआ। पर सारे के सारे जगह जरूरी नहीं कि ये सब के सब जगह नवपाषाण काल आ गए थे। कुछ बातें, कुछ जगह ऐसे थे कि बहुत धीरे धीरे उसके बहुत धीमंद गति में विकास का कार्य चल रहा था। तो यहाँ और यहाँ में लगभग एक ही समय पे अलग अलग स्थानों में विकास कार्य पाए गए कि जो यहाँ पर हो रहा है और वो यहाँ पर भी हो रहा है, और कुछ चीज़ें यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ गई थी, इसलिए हमने यहीं पर 10,000 से ही बातचीत कर दिया। लेकिन यहाँ से आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं 4,000 से, 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है ना, इतना हो गया, समझ लिए आप लोग। अब हम इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, हमारी जो चर्चा होगी पूरा पाषाण काल की चर्चा होगी। ठीक है, अब देखिए हमारी जो चर्चा होगी वह पूरा पाषाण काल पे होगी। ठीक है ना, ये जो पूरा पाषाण काल है, इस समय का जो पूरा पाषाण काल मानो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर था ना, यानी कि पूरा पाषाण काल वह काल है जब मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर तो निर्भर था ही, लेकिन वह आदि मानव के रूप में जी रहा था। ठीक है ना, ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरीके से आदि मानव के रूप में जी रहा था, आदि मानव के रूप में जी रहा था। ठीक है ना, आदि मानव के रूप में यह जी रहा था। ये जो आखेटक, इस पूरा पाषाण काल को आखेटक इसको हटा दे रही हूँ। ठीक है ना, नहीं समझ में लिखूँगी कहाँ फिर मैं, है ना, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं हटा दे रही हूँ इसको। अब जो बात है यह देखिए पूरा पाषाण काल,
अब हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की, ठीक है ना। इस पूरा पाषाण काल में मानव आदि मानव के रूप में जी रहा था ना। मानव पूरी तरह से आदि मानव के रूप में, आदि मानव के रूप में जी रहा था, ठीक। यही हम पहले बता दिए थे, लेकिन हमने मिटा दिया था, ठीक है ना। और आखेटक या इस पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसे एक आखेटक या संग्राहक काल, इस पूरा पाषाण काल को, इस पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? आखेटक, आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। खाद्य संग्राहक, ठीक। आखेटक का मतलब ये है कि वह आखेट करके अपना पेट पालता था, भोजन करता था, पशुओं को मारता था, शिकार करता था, तो उसे वह कच्चा मांस खाता था, पेट भरता था। और ये खाद्य संग्राहक का यह मतलब है कि मनुष्य यहाँ इस समय का जो मानव था वह एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए भटकता रहता, घूमता रहता था, क्योंकि उस समय तो सिर्फ इनका क्या था, इनको खाना ही तो था। पत्थर से अपनी रक्षा करते थे, पत्थर से शिकार करते थे। और यहाँ खाद्य संग्राहक का यही मतलब है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि खाद्य एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? अब जैसे इनका सुबह का भोजन हो गया, तब शाम भी तो करना है भाई, लंच और डिनर ये सब बात तो थी नहीं ना। क्यों? आजकल के जैसे वो पिज्ज़ा बर्गर ये सब तो नहीं था। क्यों था? क्या किसी को पता है? चलिए, तो ये जो यहाँ का मानव था एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे यह मानव एक जगह है, वहाँ के जितने भी जानवर हैं उन जानवरों को वो एक एक करके मार के खा जाता था। फिर वहाँ के जानवर अगर ख़त्म हो गए तो फिर वो दूसरी जगह आगे बढ़ जाता था, फिर वहाँ के भी जानवर खाएं। इसी तरीके से वो घूमते रहते थे। तो जब वो घूमते रहते थे, धीरे धीरे विकास के क्रम में क्या क्या हुआ वह हम बातें बताएंगे, ठीक है ना। इस समय के मानव को जो ना, इस समय के मानव को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन इसके प्रयोग से क्या थे? अनभिज्ञ थे। मतलब प्रयोग, आग का आविष्कार तो हो गया था यहाँ पर, ठीक है ना। अग्नि का आविष्कार मतलब अग्नि, इनको पता चल गया था आग कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं इनको नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि जैसे एक कहानी सुना दूँ। अच्छा देखिए, जैसे इस समय जो मानव वगैरह था ना, तो वह पत्थर से मारा, तो वह पत्थर एक पत्थर से जाके दूसरे पत्थर पे टकराई और चिंगारी निकली। जब वह चिंगारी निकल गई तो उसे जंगलों में आग लग गया, तो वो भागा, बहुत डरा, बहुत ज़्यादा। उसको तो पता नहीं था, वो डरता था, रहता था। लेकिन इसी तरीके से जब वो जंगल में आग वगैरह लग रही है, देखिए कहानी कोई देखा उखा तो था नहीं, ये सब पूरा तात्विक तरीके से जानकारियाँ लेके लिखी गई हैं, है ना। कोई नहीं देखा, ना मैं थी ना कोई और इतिहासकार था, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो आग में, जानवर भी थे, जंगल में जानवर भी थे, तो जंगल के जानवर जल गए होंगे। जंगल के जानवर जल गए तो उनको खाने के लिए तो कुछ था नहीं, तो क्या किया उन लोगों ने? उस जले हुए जानवरों को भी खा लिया। उनको बड़ा अच्छा लगा होगा, है, स्वाद बहुत अच्छा है, टेस्ट। तो उनको समझ में आया कि इसको पका के भी खा सकते हैं। इन सब फिर मछली वछली पकड़ना भी सीख गए थे। ये सब चीज़ें मैं आगे बता रही हूँ। ये सब तो आप लोगों को थोड़ा सा मन बटाने के लिए बता दिया था कि आप लोग थोड़ा खुश हो जाएं। हाँ, कहानी सुनने के लिए बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये सब देखिए कहानियाँ एक प्रकार से काल्पनिक है। और वो जो पत्थर था, जिस पत्थर से चिंगारी निकली थी, उस पत्थर को क्या कहते हैं? पत्थर कौन सा था? चकमक। वह जो है चकमक नाम का एक पत्थर था जिससे आग उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना।
यह बात समझ में आ गई जो बताई। और यह जो इस समय जो पाषाण काल का जो मानव है ना, इसे विद्वानों ने एक जाति के नाम से संबोधित कर दिया है। कौन से जाति? हो सकता है कभी यह प्रश्न बन जाए, मैं यहाँ इसे लिख दे रही हूँ, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। एक मानव को इस समय पूरा पाषाण काल के मानव को ग्रीटो जाति का माना है, गीरो जाति का माना, ठीक। अब यह बात तो ठीक। अब यह जो है पाषाण काल, ये जो पूरा पाषाण काल है, यह बहुत ही लंबा समय चला, बहुत ज़्यादा लंबा समय चला। वो एक ही दिन में इस तरीके से नहीं हुआ कि आग का आविष्कार हो गया तो जंगल में आग लग गई तो जानवर को भून करके वो खाए, है ना, जो जले हुए जानवरों को भून के खाया, तो ऐसा एक ही दिन में नहीं हुआ। वो धीरे धीरे चरण में होता रहा। तो ये जो जितने भी विकास के कार्य हुए उस समय, मतलब विकास के कार्य जो मिले पुरातत्व के माध्यम से, और इनके जो विशेष क्या था, विशेषता इनकी उपकरण, जिस उपकरण से, जिस औजार से ये शिकार वगैरह करते थे, किन किन तरीक़ों से। पहले बड़े बने थे, पहले पत्थर थे, पत्थर बड़े थे, जैसे पत्थर थे, पत्थर ऐसे बड़े पत्थर थे, पत्थरों क्या करते आपस में ऐसे तोड़ देते थे, ठीक। वह तोड़ देते थे तो उस पत्थर को क्या करते थे, उसे क्रोड कहते थे। उस पत्थर को तोड़ने के बाद जब वो तोड़ देते थे तो वो आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे मान लो बन गया, ऐसे किसी तरीके से बन गया, ठीक, बन गया। तो उसी पत्थर को मार के वह शिकार करते। इसे क्या, ऐसे पत्थर क्या कहते हैं, इसे क्रोड कहते हैं ना, क्रोड। अब देखिए अब ये तो पत्थर इस तरीके से निकल गए, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इतना, यह कितना तिकोना हो गया है ना। अब इधर हम बना दे रहे हैं, यह तिकोना हो गया। ये फिर इन्होंने इस तिकोना वाले का प्रयोग किया। इसी को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, फलक। अभी हम फलक संस्कृति के बारे में आगे चर्चा करूंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना जरूरी हो गया था, ठीक है ना। तो इसी, और फिर इसके क्रोड इसी इसको मारते थे। फिर बाद में ये छोटे हो गए, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसकी चर्चा, ठीक। तो इस तरह के उपकरणों के आधार पर भी हमने एक उपकरण, एक थोड़ी सी झलक आपको बताई। तो ये जो है यहाँ का पूरा पाषाण काल में उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया था। 3 भागों में बांटा गया है। और यह 3 भाग कौन कौन से हैं? यह जो 3 भाग हैं, इस 3 भाग को क्या कहते हैं? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बताइए। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल। फिर तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक। तो अब हमारी जो चर्चा होगी इस निम्न पूरा पाषाण काल पर होगी, ठीक है ना। यह बात समझ में आई ना कि पूरा पाषाण काल को विद्वानों ने इनके उपकरणों के आधार पर, इनके औजारों के आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया कि पहले क्या बना, फिर दूसरे में क्या बना, है ना। इस तरीके से इसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब हम जो चर्चा करेंगे इस निम्न पूरा पाषाण काल पे करेंगे, ठीक है ना। अब बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बताइए, ना समझ में आए तो हमें तब भी बताइए, उसे दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगी। चुप बैठे रहें और जब मैं पूछूंगी तो क्लास से बाहर कर दूंगी,
ठीक है ना, अगर नहीं बताएंगे तो। नहीं, बाहर नहीं करूँगी, ठीक है, मैं दोबारा सिखाऊंगी, क्योंकि यह मेरा काम है सिखाना। वो तो हम आपको डरवाने के लिए बोल दिए थे ना। चलिए, क्या हुआ, बड़े अच्छे से सीरियस हो गए आप लोग। ओहो, चलिए।